हेलो एवरीवन, नमस्कार 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 सभी को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग सीरीज में विच इज द चक्रव्यूह सीरीज, जहां पर हम बात करने वाले हैं अब फिजिकल केमिस्ट्री के अगले पोर्शन के बारे में। अगला चैप्टर मैं कहूं तो बिल्कुल हलवा चैप्टर है भाई। हम जो चैप्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है सॉल्यूशंस, और जनरली 12th क्लास में सबसे पहले अभी यही आता है। अगर आप देखेंगे जेई एडवांस के हिसाब से तो हाँ, मैं बोलूंगा, मैंने हलवा चैप्टर इसलिए बोला था कि इससे आने वाले क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत ज्यादा इजी होते हैं। बस ये है कि वो मल्टीपल डायमेंशन में आपसे फॉर्मूले यूज करवाते हैं एडवांस वाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। मैंने इनकी जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं देखे हैं। मैं ये मानता हूं कि हर बच्चा अगर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सिंसियरली पढ़ेगा, समझेगा उस क्वेश्चन को वो कहना क्या चाह रहा है, सारे फॉर्मूलों को बारीकी से लेते हुए चलेगा, तो वो डेफिनेटली आंसर कर जाएगा। इतना मैं जरूर जानता हूं। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश की कि कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाए जो ऐसे जिसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगता हो, बट लिटरली मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो बहुत ज्यादा टफ हो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करके जाते हो और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हो कि बहुत धुआंधार क्वेश्चन दिखने वाला है, कुछ चैप्टर्स में दिखता भी है ऐसा क्वेश्चन। जैसे हमने लास्ट वाले सेशन में बात की थी, वहां पर वो दिखा भी था क्वेश्चन, थर्मो के अंदर आते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन में कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है, बस ये है कि थोड़ा लेंदी हो सकता है, मल्टीपल फॉर्मुलों का यूज करवा सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में, और इसके जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं उनकी हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को लाया जो मुझे लगता है कि हाँ, जिनमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत थी, क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे और वहां से एनालिसिस अच्छा हो सकता था। फिर हम बात करेंगे थोड़े से कंपैरेटिवली ऐसे क्वेश्चन जिनमें केवल फॉर्मूले लगाकर, मल्टीपल डायमेंशन के फॉर्मूले लगाकर आपका काम हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वैसे 2018 का क्वेश्चन आया है और अच्छा क्वेश्चन था, ये मुझे डिसेंट क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी प्लॉट गिवन बिलो, एक प्लॉट है वो मैं दिखाऊंगा आपको, शोज पीटी कर्व्स, प्रेशर टेम्परेचर कर्व दिखा रहा है, वेयर पी इज द प्रेशर एंड टी इज द टेम्परेचर फॉर टू सॉल्वेंट्स एक्स एंड वाई, and isomolal solution of NaCl in these solvents। isomolal solution है मतलब मोलैलिटी दोनों जगह सेम है। Now NaCl completely dissociate in both the solvents। अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिक वाला पार्ट लिया है हमने, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट लिया है, मतलब सॉल्यूट लिया है, मतलब I वांट ऑफ फैक्टर जरूर आएगा, और कंप्लीट डिसोसिएशन है तो I की वैल्यू वही होगी जितने आयंस इसके टूटते होंगे। यहां से ये बात समझ में आ रही है। NaCl completely dissociate in both the solvents, okay? On addition of equal number of moles of a non-volatile solute S in equal amount in kg of these solvents, the elevation of boiling point of solvent X is 3 times that of solvent Y। ठीक है, वही पहली बात दे रखी है। सॉल्यूट इज नोन टू अंडरगो डायमराइजेशन। अब ये जो सॉल्यूट हमने दूसरा वाला लिया है, ये क्या करता है, डिसोसिएशन के बजाय डायमराइजेशन करता है, एसोसिएशन करता है, ठीक है। और बोला है कि इफ द डिग्री ऑफ डायमराइजेशन इज 0.7 इज सॉल्वेंट वाई, तो आपकी डिग्री ऑफ डायमराइजेशन सॉल्वेंट एक्स के अंदर कितनी होने वाली है। आइए प्लॉट की भी बात कर लेते हैं, प्लॉट को भी देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का एक प्लॉट दिख रहा है आपको, जहां पे नीचे टेम्परेचर दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है 760 पे आके, मतलब पहले वाले कर्व को आप देखेंगे तो ये सॉल्वेंट एक्स का है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एक्स। ये सॉल्यूशन है NaCl के साथ सॉल्वेंट एक्स का, मतलब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस दिख रहा है टेम्परेचर में, यह आपका डेल्टा टी आ गया है पहले केस में, है कि नहीं। अच्छा कर्व, बढ़िया कर्व है, इसको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू 760 दे रखी है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात करना चाह रहा है वो। अब ये वाली जो लाइन दिख रही है थर्ड केस में, ये सॉल्वेंट वाई की लाइन है, मतलब ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इसमें एलिवेशन के बाद जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आता है वो भी आपको दे रखा है। सारी वैल्यूज यहां पर आपको गिवन है। अब आपको फॉर्मूले की मदद से आगे बढ़ते हुए चलना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप इतने केस को समझ गए हो, मामला बहुत आसान है। अब केवल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपको। जो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, देखो सबसे पहले डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ये फॉर्मूला तो हम जरूर यूज करेंगे, क्योंकि यही है जो कि इस ग्राफ से रिलेटेड है, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन की ही बात कर रहा है, जो कि हमें दिख भी रहा है। इस केस में आप आई जो है दो तरीके से यूज करेंगे, ये आपका वांट ऑफ फैक्टर है, ये आपका वांट ऑफ फैक्टर है, और ये जो है आपका, ये डिसोसिएशन के लिए भी लग सकता है और साथ में एसोसिएशन के लिए भी लग सकता है। इसलिए यहां पर दो केसेस आपको दे रखे हैं। कुछ चीजें जो आपको बेसिक बेसिक याद रखनी है वो मैं पहले आपको मेंशन करते हुए चल रहा हूं, ताकि क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं डेटा की। देखिए पहले केस में आप देखेंगे
जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट एक्स के साथ वो कितना दे रखा है 360 दे रखा है, और सॉल्यूशन ऑफ NaCl के साथ दे रखा है 362। आइए इससे क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे। फॉर सॉल्वेंट एक्स की बात कर लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डेल्टा टी बी वो जाएगा टी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी ऑफ सॉल्वेंट एक्स, यही होगा। और ये किसके निकाल रहे हैं, एक्स के लिए निकाल रहे हैं। देखिए कितनी वैल्यू दे रखी थी, सॉल्यूशन की वैल्यू 362 है या 360 है, कर दीजिए। सो 362 माइनस 360, ये कितना आ गया है आपका 2 आ गया है, डन है। ये आपका 2 आ गया है, डन है। चलो जी, अब जानते हैं हम डेल्टा टी बी फॉर एक्स विल बी इक्वल टू, अब देखिए NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl की बात कर रहे हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन है, मतलब I की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई इस केस में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय KB किसका, X का, इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, इनटू मोलैलिटी मान ली हमने M है, ठीक है भाई। अब अगर यही बात मैं करता हूं फॉर सॉल्वेंट Y, उसके केस में अगर मैं देखूंगा तो डेल्टा टी बी वाई निकालूं मैं, वो कितना आएगा सर, यहां पर सॉल्यूशन का दे रखा है 368 और सॉल्वेंट का दे रखा है 367, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा 368 माइनस 367, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 1 विल बी इक्वल टू, यहां पे भी I की वैल्यू 2 क्योंकि NaCl का ही सेम सॉल्यूशन है, इनटू KB किसका, Y का, जो हमको नहीं पता है इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाय M। अब आप सोचेंगे हमने M क्यों रखा है, क्वेश्चन पढ़िए, यहां पर साफ साफ दे रखा है आइसोमोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन दीज टू सॉल्वेंट्स, ठीक है। मान लीजिए ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दूं मैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है 1/2 कर दिया है। यहां से आप देखिए डेल्टा टीबी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2 आई थी, ये तो ये हो जाएगा 2 बाय इधर कितनी आई थी 1 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय के बी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय के बी ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय एम, डन है। अब m से m लुढ़क गया, 2 से 2 गया, यहां से kb ऑफ x अपॉन kb ऑफ y का रेशियो आ गया है हमारे पास कितना 2 आया है, डन है। ये हमने थर्ड चीज यहां से पता कर ली है। ये केवल बात चल रही थी kb x सॉल्वेंट के लिए, kb y सॉल्वेंट के लिए NaCl की इंफॉर्मेशन से, जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का। देख लीजिए इसको आराम से, फटाफट से देख लीजिए। डन, ठीक है। अब अगर ऐसा हो चुका है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर सॉल्यूट एस, जो कि डाइमराइजेशन दिखा रहा है, जो क्या दिखा रहा है, डाइमराइजेशन दिखा रहा है। देखिए उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या बोला है। सॉल्यूट इज इक्वल अमाउंट इन केजी द सॉल्वेंट द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एक्स। अब देखिए यहां पर दे रखा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एक्स इज 3 टाइम्स द सॉल्वेंट वाई, मतलब डेल्टा टीबी जो एक्स का है किसके लिए, फॉर सॉल्यूट एस के लिए, उस केस में ये क्या है 3 टाइम्स है डेल्टा टीबी ऑफ वाई के। पहली बात तो ये दे रखी है। अब बोला है सॉल्यूट इज नोन टू अंडरगो डाइमराइजेशन इन दी सॉल्वेंट्स इफ द डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इज 0.7 इन सॉल्वेंट वाई। इसका मतलब यहां से भी एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपको पता है कि I विल बी इक्वल टू और अल्फा विल बी इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1। यही होता है किसके लिए, फॉर एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन के लिए।
अब हमको ये फॉर्मूला पता है, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, दे रखी है 0.7, तो ये हो जाएगी 0.7। आई मुझे निकालना है किसके लिए, सॉल्वेंट वाई के लिए, क्योंकि उसी का डेटा दे रखा है हमें। -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, डाइमर का मतलब है n की वैल्यू 2 हो गई, तो ये रख दोगे आप 0.5 -1, इसको इधर ले जाओगे तो आई वाई के केस में कितना आ जाएगा, ये हो गया माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, 7 पंजे 35, 0.35 हो गया। 1 में से अगर मैंने माइनस कर दिया तो ये आ गई वैल्यू 0.65। देखिए ये भी हमारे पास आ गया है, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब तो अगर मैं बोलूंगा यहां पे डेल्टा टीबी सॉल्वेंट एक्स के लिए, तो ये हो जाएगा आई ऑफ एक्स, जो कि हमको नहीं पता है, मल्टीप्लाइड बाय के बी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। डेल्टा टी बी वाई के केस में अगर मैं बोलूंगा तो ये आई ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय के बी ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। अब क्योंकि सेम अमाउंट ही दोनों जगह डाला था तो मोलैलिटी अगेन सेम है, इन दोनों को फर्दर डिवाइड कर दो आप, क्या आएगा यहां से, डेल्टा टीबी एक्स अपॉन डेल्टा टीबी वाई। ये हम निकाल चुके हैं क्या, बिल्कुल निकाल चुके हैं। डेल्टा टीबी एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टीबी वाई विल बी इक्वल टू 3, ये 3 के बराबर है, तो यहां से मेरे पास ये वैल्यू आ गई, इसको मैं रख दूं 3 के इक्वल, दैट विल बी इक्वल टू आई ऑफ एक्स हमको नहीं पता है, डिवाइडेड बाई ये कितना है 0.65 है जो हमारा आया था, मल्टीप्लाइड बाय के बी एक्स अपॉन के बी वाई, ये भी हम निकाल चुके हैं, के बी एक्स अपॉन के बी वाई आया था 2, इसकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी से मोलैलिटी तो पहले लुढ़क गया, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आई ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.65 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब लास्ट पार्ट, उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने पूछा है डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन किसके केस में, सॉल्वेंट एक्स के केस में, मतलब अल्फा ऑफ एक्स पूछा है। आई एक्स आपने निकाल ही लिया है, फिर से सेम फॉर्मूला लगाइए, अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल हलवा को मैंने बोला ही था हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है। अब आपको पता है अल्फा अगर मुझे एक्स सॉल्वेंट के अंदर निकालना है तो हो जाएगा आई ऑफ एक्स -1 अपॉन 1 अपॉन एन -1। तो यहां से मैं बोलूंगा आई ऑफ एक्स कितना है, इसको सॉल्व करके देख लें हम, इसको करेंगे, ये हो जाएगा, मैं फटाफट से इससे ही कर लेता हूं, गलती ना हो आंसर सही आ जाए बस। तो ये हो जाएगा 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 0.975 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं डालूंगा 0.975 -1 अपॉन 0.5 -1, 1 अपॉन एन, तो अभी डाइमराइजेशन का ये तो एन की वैल्यू तो 2 हो गई, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0.025 माइनस का और डिवाइड बाय 0.5, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस चला गया। अब इसको देख लेते हैं कितना आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ गया 0.05 आ गया, ठीक है 0.05 आ गया, डन है। यही वो निकलवाना चाह रहा था, मेरे ख्याल से यही वो निकलवाना चाह रहा था, देख लीजिए आप, यही वो निकलवाना चाह रहा था, फटाफट से देख लीजिए, इसको पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एक बार फटाफट से पॉज कीजिए, नोट कीजिए। डन है, इसको भी देख लीजिए, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल ही हल, मैंने बोला ना, बस स्टेप चाहे लंबे हो सकते हैं, 2 4 5 इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ग्राफ के थ्रू दे सकते हैं, इसमें कुछ बनता नहीं है वैसा क्वेश्चन, उतना टफ बनता नहीं है, तो इसलिए मामला सारा आसान होता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है सॉल्यूशन आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो एडवांस में भी आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, इसकी पूरी उम्मीद है, ठीक है। बाकी देखो अब पेपर में कैसा मोमेंटम बनता है वो अलग बात है, बट हाँ एश्योरेंस तो यही है कि ये चैप्टर इजी है और क्वेश्चन भी कंपेरेटिवली इजी पूछे जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूं ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा,
ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन और था, इसकी भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। ये भी मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा था, 17 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 17 में आया था क्वेश्चन कि फॉर अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड L एंड M, द वेपर प्रेशर ऑफ L प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन द सॉल्यूशन इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये दे रखा है। अब XM मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ M यहाँ पे प्योर है और यहाँ पर 0 है। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन L का पूरा रहा होगा। ये साइड हो गई प्योर L की और ये साइड हो गई प्योर M की, ठीक है। अब आप जनरली देखते, अगर आइडियलिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते, अगर आइडियलिटी का आप कॉन्सेप्ट लगाते इसके अंदर, तो आप ऐसा पाते कि यहां पर तो कर्व कुछ ऐसे आना चाहिए था। सर हमने तो ऐसे पढ़ा था, जो राउट लॉ को फॉलो कर जाते हैं, ऐसे ही पढ़ा था, बोलो। बट ये क्या दिख रहा है आपको, वेपर प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। आप क्या बोलोगे, यहां पर वेपर प्रेशर, यहां पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा दिख रहा है, किससे, वेपर प्रेशर आइडियल से। ऐसे ही है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो रहा होगा ये वेपर प्रेशर रहा होगा, ये 0 से नहीं मिला रखा है। देखो पहली बात ये है कि ये PL का ग्राफ दे रखा है केवल, तो ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे जो अगर पूरा का पूरा M होता, प्योर M होता, तो उसका वेपर प्रेशर ही नहीं होता। ये प्रिडिक्ट करने वाली बात है। अगर आप इसको ऐसे समझ लोगे कि सर यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 कहीं नहीं दे रखा है, केवल PL के करस्पॉन्डिंग दे रखा है। तो मे बी ये ग्राफ स्टार्ट हुआ होगा 200 mmHg से, गया होगा 400 तक। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 200 mm दिखा रहा है, इसको 0 मत समझ लेना। तो बात तो समझ में आ रही है कि अगर ये ऐसी स्ट्रेट लाइन जाती तो हम बोलते हैं कि ओबे कर रहा है राउट लॉ को, ये राउट लॉ को फॉलो तो नहीं कर रहा है। ये क्या दिखा रहा है, साफ पता चल रहा है ये एक पॉजिटिव डेविएशन है, ये एक पॉजिटिव डेविएशन है, पहली बात, ठीक है। अब उसने पूछा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल टू दिस सिस्टम। ठीक है भाई, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि ये मल्टीपल आंसर है तो ऐसे क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं कि दिमाग लगाने को थ्योरेटिकल बेसिस पे दिया जाए, पर दिमाग लगाने को दिया जाए। देखो क्या बोला है, दी पॉइंट Z रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M। पहले तो Z को देख लेते हैं। Z ये वाला पॉइंट है, यहां पर प्योर L है, M तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, M तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है भाई। ये तो सरासर गलत है, इसको पहले ही पढ़ते आप गलत कर देना कि यहां तो स्टेटमेंट ही गलत है। ये वाला Z वाला पॉइंट दिखा रहा है प्योर लिक्विड, किसको, L को, ना कि M को, ठीक है। Z पॉइंट रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल देखकर समझ में आ रहा है। एंड राउट लॉ इज ओबेड व्हेन XL इज एक्चुअली अप्रोचिंग 1। अब देखो राउट लॉ कैसे फॉलो होगा, इस कर्व को देखो, जैसे जैसे आपका ये 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है, वैसे वैसे ये जो लाइन है इसके पैरेलल में एक्चुअली वाली लाइन जा रही है। देखो, अरे देखो भाई, देखो देखो देखो, ये ग्राफ भी ऐसे ही जा रहा है स्ट्रेट, और आपकी आइडियल वाली लाइन जो है वो भी ऐसे ही जा रही है। इसका मतलब जब आपकी एक्सेल की वैल्यू 1 के आसपास अप्रोच होती है तो आइडियल बिहेवियर दिखाता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बढ़िया पार्ट है, ये बढ़िया पार्ट है, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, दूसरा ऑप्शन मेरे लिए सही है। तीसरे ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। दी पॉइंट Z रिप्रेजेंट दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M। फिर से वही बात कर दी, अरे भाई प्योर लिक्विड M तो इस तरफ है ही नहीं, वो तो इस तरफ है प्योर लिक्विड M, इस तरफ तो प्योर लिक्विड L है। तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ, इसको भी आप हटा दोगे, इसको भी आप हटा दोगे। और लास्ट पार्ट, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन LL एंड MM इन प्योर लिक्विड्स आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ बिटवीन L एंड M। अब आप बताओ, मैंने क्लास में भी बताया था बच्चों को कि जब पॉजिटिव डेविएशन होती है, पॉजिटिव डेविएशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन सॉल्यूशन, वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज कर जाएगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो सॉल्यूट दोनों जो लिक्विड सॉल्यूट थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, सॉल्यूशन के अंदर आते उनका वीक हो गया। जैसे आप सपोज करो आप पानी के अंदर अल्कोहल डाल देते हो, तो पानी के अंदर अल्कोहल डालोगे, पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो पानी के बॉन्ड अच्छे थे, अल्कोहल के बॉन्ड अच्छे थे, जब दोनों मिक्स हो गए तो इनका बॉन्ड खराब हो गया। क्या हो जाएगा, इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और पॉजिटिव डेविएशन दिखा देगा। इसका मतलब ये बात जो कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है, और मैं कहूंगा कि ये वाला ऑप्शन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया, ये मल्टीपल आंसर का क्वेश्चन था, आसान सा ही था, बट हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। ग्राफ को आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी।
आशा करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से और बढ़िया भी लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बता जरूर देना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बिल्कुल रिसेंटली में आया है। अब ये क्वेश्चन मुझे ऐसा बहुत टफ नहीं लगा, बट हाँ कैलकुलेशन इज स्लाइटली लेंदी, काफी सारी चीजों को यूज करवा रहा है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ दे रखा है, तो हाँ उस हिसाब से अच्छा है। क्या बोल रहा है कि वेसल 1 में W2 ग्राम एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है X का, जिसको डिसॉल्व किया है W1 ग्राम ऑफ वाटर में। वेसल 2 में भी एक और नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है Y, जिसका W2 ग्राम लिया है एंड उसको W1 ग्राम ऑफ वाटर में फिर से डिसॉल्व किया है। अमाउंट सेम है, दोनों सॉल्यूट जो है वो अलग अलग है। नाउ बोथ द वेसल्स आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। The molar mass of X is 80% of that of Y. The want of factor of X is 1.2 times that of Y for their respective concentrations. उसने क्या बोला है? The elevation in boiling point of solution in vessel 1 is how many percentage of that of solution in vessel 2. ठीक है भाई, क्या बोल रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। इसको क्या लिखेंगे? आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज। ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आइए कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, सबको आता है ये वाला फॉर्मूला, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है तो भाई, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। लगाएं? आइए सबसे पहले हम लगाते हैं किसके लिए? सबसे पहले हम लगाते हैं डेल्टा टीबी एक्स के लिए, तो हो जाएगा आई ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय के बी, तो सेम है क्योंकि पानी है, के बी तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, पानी है, सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय इसका दे रखा है W1 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एक्स हमको पता नहीं है, W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है डेल्टा टीबी ऑफ वाई, आई ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय के बी मल्टीप्लाइड बाय, इसका भी अमाउंट W1 है बट मोलर मास वाई का भी नहीं पता है हमें, मल्टीप्लाइड बाय वाटर का अमाउंट भी सेम दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी फॉर सॉल्वेंट एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी फॉर सॉल्वेंट वाई विल बी इक्वल टू, इधर हो जाएगा आई ऑफ एक्स अपॉन आई ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय केबी से तो केबी लुढ़क गया, W1 W2 W1 W2 लुढ़क गए, 1000 लुढ़क गए, बचा क्या? मोलर मास ऑफ y डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ x। फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनके तैयार है। अब हमको देखना है क्या ये रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, क्या ये रिलेशन गिवन है, हमारा काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। आइए ढूंढते हैं क्या बोला है, क्या बोला है? द मोलर मास ऑफ x इज 80% ऑफ दैट ऑफ मोलर मास ऑफ y। x का जो मोलर मास है y के मास का 80% है, तो आपका मोलर मास ऑफ x इज एक्चुअली 80% ऑफ मोलर मास ऑफ y। तो mx विल बी 80% इंटू एम वाई। बेटा सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि mx इज इक्वल टू 0.8 my। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आ गया समझ में सर, बढ़िया लग रहा है। दूसरा देखो, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ x मतलब आयोटा ऑफ x विल बी इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ y, 1.2 टाइम्स ऑफ i ऑफ y। ये भी दे रखा है, अरे सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब तो वैल्यू पुट कर दें, आई एक्स अपॉन आई वाई, देखो आई एक्स अपॉन आई वाई 1.2 हो गया, तो ये डेटा हो गया 1.2 मल्टीप्लाइड बाय एम वाई अपॉन एम एक्स, एम वाई अपॉन एम एक्स, ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 80, ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 80। आ गया? देखिए क्या यही आ रहा है, उल्टा कर दिया है मैंने। पहले क्या था,
ये था आपका mx अपॉन my की वैल्यू 0.8 थी, आप वैसे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, तब भी आप करेंगे वही चीज़ आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है, ठीक है, 80 अपॉन 100 को 100 अपॉन 80 रख दिया है। देखिए आ गया है, सॉल्व कीजिए फटाफट से। अब तो हलवा है बिल्कुल, अब तो बिल्कुल हलवा है, जल्दी कीजिए। क्या ये आ गया आपका? क्या ये आ गया? बिल्कुल आ गया होगा सर, आ गया है। इससे ये लुढ़का दिया है हमने, इससे ये लुढ़का दिया है, ये आ गया है सर 12 अपॉन 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये आ गया 3 अपॉन 2। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल 1, जो कि x के लिए था, इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ दैट ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल 2। तो इसका बस परसेंटेज ही निकालना है, परसेंटेज ऑफ डेल्टा टी बी एक्स एंड डेल्टा टी बी वाई। तो क्या हो जाएगा? ये रेशियो तो आपके पास आ ही गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, 5 दिया 15, 150% आ गया भाई, 150। डन है? देख लो भाई, हलवा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन था। बस ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दे रखी थी, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अच्छे से इसको नोट करो आप एक बार, बढ़िया तरीके से नोट कर लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलिए फिर, यहां तक मुझे लगता है काफी सारे बच्चों ने सही आंसर कर दिए होंगे मजे से, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है सॉल्यूशन के क्वेश्चन देख के अब आपको समझ में आ रहा हो कि एडवांस में भी कोई ऐसी चीज नहीं आ रही, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में हलवा चैप्टर है भाई ये, हलवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये 23 में आया हुआ है। 50 ml ऑफ 0.2 मोलल यूरिया सोल्यूशन जिसकी डेंसिटी दे रखी है इज मिक्स्ड विद 250 ml ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया। बोथ द सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड इन द सेम सॉल्वेंट, द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज। जहां पे मोलर मास यूरिया का दे रखा है, गैस कांस्टेंट की भी वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, अरे बात नहीं है। अब आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, पहले फॉर्मूला लिख के देखा कीजिए, बाई इज इक्वल टू, अब क्योंकि यूरिया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय आरटी, दो चीजों को मिक्स कर रहा हूं ना, दो चीजों को मिक्स कर रहा हूं, तो यहां पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आएगी ना, मोलैरिटी। इसका मतलब यहां पे बस एक कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, बस ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके अंदर, इसीलिए बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये। आइए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला हमको पता है यही लगने वाला है और कुछ नहीं लगेगा, तो फाइनल मोलैरिटी तक मुझे पहुंचना है कैसे भी, ये मुझे मिल गई तो मेरा काम हो गया। आइए पहले केस में हमको मोलल दे रखा है, पहले केस में हमको मोलल दे रखा है, तो फर्स्ट केस में बात करते हैं। आपको पता है मोलैलिटी विल बी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, इट कम्स वेरी हैंडी जब आपके पास ये चीजें दे रखी होती हैं। ये दे रखा है 0.2, 0.2 विल बी इक्वल टू 1000 m अपॉन डेंसिटी दे रखी है 1.012, 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 1012 माइनस ये कितना हो जाएगा 60 m हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखूं, पॉइंट को हटा दूं, जीरो लगा दूं, ये 5 टाइम्स कट गया तो ये 1/5 आ गया बेसिकली, 0.2 लिखने का मतलब 1/5, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 5000 m विल बी इक्वल टू 1012 माइनस 60 m, 60 इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा m की वैल्यू आ गई मेरे पास, m1 की वैल्यू बेसिकली जो पहली मोलैरिटी दे रखी है वो कितनी आ गई, वो आ गई मेरे पास 1012 डिवाइडेड बाय 5060। देखो डायरेक्टली किया है बस, वहां से मैंने इस स्टेप से मैं यहां तक लाया हूं, ठीक है, डन है। ये पहली आ गई हमारे पास, फर्स्ट चीज आ गई है। और इसका V1 देखो दे रखा है, 50 ml उठाया है इसका,
तो ये 50 ml है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस में अब आप देखोगे, सेकंड केस में आपको दे रखा है कि हमारे पास 250 ml का सोल्यूशन है, उसमें 0.06 ग्राम यूरिया है। तो फिर से M2 निकाल लें। M2 कितना हो जाएगा, 0.06 ग्राम यूरिया है जिसका मोलर मास होता है 60, तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। 250 ml का सोल्यूशन है मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो इधर से तो ये आपका लुढ़क गया कितना, 1 2, ठीक है, 1 2 3 से 3 पूरा लुढ़क गया, 6 से 6 लुढ़क गया, कितना आ गया 1/250 आ गया। डन है, यही आया है। या इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रुको इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 पॉइंट कितना है, 0.06 है ना, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये चला गया 4 टाइम्स, ठीक है, ये चला गया 10 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, ठीक है, M2 आ गई है। और V2 कितना दे रखा है, 250 ml दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, अरे अब तो आसान है काम। अब आपको पता है फाइनल मोलैरिटी विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। आइए करते हैं। M1 दे रखी है 1012 डिवाइडेड बाय 5060, 1012 डिवाइडेड बाय 5060 इंटू V1 दे रखा है 50 प्लस ये दे रखा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा ये 250 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 300, मतलब 300 क्यों लिखा है मैंने, 250 प्लस 50 V1 प्लस V2। अब आप देखिए 250 गुणे 4 1000, 1000 से 1000 पूरा ने पट लिया, ये तो आ गई वैल्यू 1। और इसको अगर मैं करूंगा 1012 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5060, तो ये पूरी वैल्यू कट के आ गई 10, कितना हो गया 11/300, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है 11/300। डन है, ठीक है। अब करना क्या है हमें, अब करना क्या है, अच्छा अब तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, बस आ तो गया, फाइनल मोलैरिटी आ गई है, तो पाई विल बी इक्वल टू ये आई है हमारे पास 11/300 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 62 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, टी की वैल्यू दे रखी है 300, तो 300 से 300 लुढ़क गया, क्या बचा, ये तो आसान क्वेश्चन निकला यार बड़ा, ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 2 एकम 2 682 टॉर आ गया। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन निकला भाई, ये तो बिल्कुल ही हलवा है। बस कुछ नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करवाया था मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का, पहले M1 निकालने के लिए, फिर M2 निकालने के लिए, फिर फाइनल मोलैरिटी। इतना निकालते ही आपको सीधे सीधे बस यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना था, आपका काम हो जाता। डन है, आशा करता हूँ ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा ही आसान सा है। ठीक है, देख लीजिए और नोट कर लीजिए, पॉज करना है पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में सॉल्व किया कीजिए। सबसे बढ़िया बात यही है कि साथ में सॉल्व करेंगे तो आपका मोमेंटम बना रहेगा, खुद भी दिमाग चलता रहेगा कि क्या क्या फॉर्मूले लग सकते हैं। ठीक है, अब 21 का एक क्वेश्चन है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। पहले दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, जो सोल्यूशन ए है, इज x डिग्री सेल्सियस। टू दिस सोल्यूशन an equal volume of 0.1 मोलल aqueous बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है, इज एडेड टू मेक अ न्यू सोल्यूशन बी। पहले एक एक करके स्टिक करते हैं, मुद्दा क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट है, तो ये AgNO3 है। देखो कहीं बोलेगा ये कंप्लीट डिसोसिएशन का, पक्की बात है, पक्की बात बोल रहा हूं मैं, हाँ, एंड दी सॉल्युबल सॉल्ट्स डिसोसिएट कंप्लीटली। मैं गलत ही नहीं हो सकता हूँ भाई, मुझे पता था ये बोलेगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। दी बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले काम करते हैं, हम बात करते हैं किसके लिए, सोल्यूशन ए के लिए बात करते हैं, खाली सोल्यूशन ए के लिए बात करते हैं। सोल्यूशन ए के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू I इंटू के बी इंटू एम,
निकालो। आई तो 2 दे ही रखा है, केबी की वैल्यू भी दे रखी होगी 0.5 दे रखी है, इनटू एम मोलैलिटी दे रखी है 0.1 मोलल है, 0.1 मोलल है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ गया, ये आ गया 0.1। और इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा टी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी ऑफ वाटर। तो यहां से आप देखो टी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, जिसकी वैल्यू दे रखी है x डिग्री सेल्सियस, x डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, पानी का होता है 100 प्लस 0.1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 100.1 डिग्री सेल्सियस। क्या हमसे x की वैल्यू पूछी है, क्या हमसे x की वैल्यू पूछी है, हाँ द वैल्यू ऑफ x पूछ ली है, निकाल भी दी है। इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं था भाई, ये तो बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन था, बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन बी की, जिसमें V वॉल्यूम मान लीजिए किसका था 0.1 मोलल AgNO3, उसके अंदर मैंने सेम वॉल्यूम V वॉल्यूम क्या डाला है, अब की बार क्या डाला है, 0.1 मोलल फिर से डाल दिया है मैंने, 0.1 मोलल बेरियम क्लोराइड, जिसकी आई की वैल्यू मुझे पता है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जनरली, मैं क्लास में यही बताता हूं कि जब भी हम ऐसे सॉल्यूशंस की बात करते हैं ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस हुआ करते हैं। इस केस में मोलैलिटी और मोलैरिटी में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग की बात कीजिए, अगर आप 2 इक्वल वॉल्यूम के सॉल्यूशन को एक साथ मिलाते हैं तो उनकी मोलैरिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है जस्ट। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। और देखो वो बोलेगा भी कि डेंसिटी में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। देखो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ए एंड बी आर सेम एज दैट ऑफ वाटर, बोल दिया है। मतलब सॉल्यूट बहुत कम थे, पानी ही पानी था, तो उस केस में मोलैरिटी और मोलैलिटी सब बराबर हैं। तो मोलैलिटी के अंदर वही कॉन्सेप्ट लगेंगे जो मोलैरिटी के अंदर लगते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग के। तो आप कीजिए m फाइनल विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो अगर मैं सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में देखता हूं AgNO3 में, तो अब वॉल्यूम ट्वाइस हो गया, अमाउंट उतना ही पड़ा हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आफ्टर मिक्सिंग नाउ इस केस में मोलैलिटी ऑफ AgNO3 कितनी हो गई, हाफ हो गई, तो 0.1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस केस में भी मोलैलिटी BaCl2 की कितनी हो गई, हाफ हो गई, 0.1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि वॉल्यूम ट्वाइस हो गया है, अब दो चीजों को ऐड कर दिया है, रिएक्शन कोई होगी ही नहीं, तो हम उसके ऊपर चिंता अभी कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल चिंताजनक स्थिति इस केस में नहीं है। डन है, देख लीजिए, देख लीजिए, सही बात है ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। और रिएक्शन अगर हो भी जाएगी तो क्या पड़ी है हमें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, रिएक्शन से कुछ मतलब थोड़ी बनने वाला है हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दीज टू सॉल्यूशन ए एंड बी इज दिस, डिफरेंस की बात कर रहा है। तो पहले जब इसको मिलाया है, जो सॉल्यूशन हमने बी बनाया है, वैसे देख लो, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी तो आप समझ जाओगे AgNO3 को अगर मैंने BaCl2 के साथ रिएक्ट करवा भी दिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, AgCl बन जाएगा और BaNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर ये रिएक्शन चल भी रही होगी तो भी मुझे कोई इशू नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन फिर भी हाफ होनी है कुल मिला के, मुद्दा बस इतना सा है। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन अब हाफ हो चुकी है, तो मैं अब क्या करूंगा, डेल्टा TB निकाल लूं। वो क्या हो जाएगा, देखिए KB तो दोनों के केस में सेम है, यह आ जाएगा I ऑफ AgNO3 इंटू मोलैलिटी प्लस I ऑफ BaCl2 इंटू इट्स मोलैलिटी। तो यहां से अगर मैं निकालूं, KB है 0.5, I इसके लिए 2 था, मल्टीप्लाइड बाय 0.1/2, ये तो लुढ़क गया, प्लस I इसके लिए 3 था, मल्टीप्लाइड बाय 0.1/2। ठीक है, चाहे 2 को आप कट मत करो यहां से, ताकि आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, कट नहीं करते हैं इसको, 2/2 ऐसे ही रखते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा 0.5, ये हो गया 0.2 एंड 0.3, ये मिलके हो गया 0.5/2। ठीक है,
पचम 25, तो ये हो गया 0.25 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया 0.25, तो 0.125 आ गया। ठीक है, ये आ गया है डेल्टा टी बी। तो यहां से टी सॉल्यूशन फिर से निकाल लूं, किसके लिए, बी के लिए। कितना आ जाएगा, 100 में 0.125 हमने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 100.125। अब ये सॉल्यूशन जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है बी के केस में, और ये वाला जो आया था ये आया था ए के केस में। उसने बोला है, क्या बोला है उसने बोला है द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द टू सॉल्यूशन ए एंड बी इज y मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। आइए देखते हैं इसको, आइए देखते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, यहां से अगर मैं बात करता भी हूं, इधर लिख देता हूं, देखो मैं इधर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, सॉरी टी सोल्यूशन ए माइनस टी सोल्यूशन बी, ये हो जाएगा 100.1 माइनस 100.125। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.025 डिग्री सेल्सियस। मेरे ख्याल से उसने पूछी होगी वाई, मॉड वाई की, हाँ देखो मॉड वाई होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे मॉड वाई की वैल्यू पूछी होगी। तो मॉड वाई अगर आप निकालोगे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस 0.025, ये हो जाएगा 0.025, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। तो देखो वैल्यू आ गई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। यही पूछा था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई है, 2.5। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन था, कोई इसमें खींचतानी नहीं थी, कोई भी खींचतानी नहीं थी। और तुम्हें लगता है कि ये वाले, जैसे कई बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर रिएक्शन हो रही है फिर हम कैसे करेंगे, तुम AgCl को बाहर कर दो, फिर देखो कि क्या तुम्हारे पास टोटल मोलैलिटी फिर से इतनी आती है या नहीं आती है। मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है, तुम निकाल के देखोगे एग्जैक्टली सेम आएगी। ठीक है, तुम निकाल के देख लेना एग्जैक्टली। AgCl चाहे पीपीटी भी बना ले, फिर भी तो कुछ आयंस बचे होंगे ना अंदर, उन सब की मोलैलिटी इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो ना, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं AgNO3 के केस में, तो Ag प्लस की भी 0.1/2 है, NO3 नेगेटिव की भी 0.1/2 है, जिसमें से Ag तो आपका रिएक्ट कर गया, चलो आपका BaCl2 है जिसमें 0.1/2 क्या है आपका Ba2 पॉजिटिव, और 0.1 जो है आपका वो है Cl, क्योंकि 2 Cl हैं, तो उसमें से 0.1/2 ही केवल रिएक्ट करेगा, फिर भी 0.1/2 आपका Cl बच जाएगा। 0.1/2 इधर से बचा हुआ है, इसके आयंस देख लो, Ag पॉजिटिव बचा हुआ है, सॉरी NO3 नेगेटिव बचा हुआ है, उसके आयंस देख लो, और Ba2 पॉजिटिव बचा हुआ है, उसके आयन, तीनों को कंबाइन करो तब भी इतनी ही वैल्यू आने वाली है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा ये, आशा करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए थे हमने बात की है, देखो 2024 के क्वेश्चन की भी हमने बात कर ली है, 2023 के क्वेश्चन की भी हमने बात कर ली है, 2021 में भी क्वेश्चन आया था उसकी भी हमने बात की है बच्चों, 2018 में जो बढ़िया एक क्वेश्चन आया था उसकी भी हमने बात कर ली है, और देखिए 2017 के भी क्वेश्चन की हमने बात कर ली है। इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे तो उनकी चर्चा हमने नहीं की, वो आप कर लोगे आराम से। आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी समस्या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छा भी लगा हो तो भी बता देना। ऐसे ही सेशन आपके पास अगली बार भी आएंगे, मैं कोशिश करूंगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को आपके पास ला पाऊं, डिस्कस कर पाऊं, ताकि सभी तक ये जितने अच्छे क्वेश्चन आ सकें पहुंच सकें। आप अच्छे से पढ़ाई करो, जेई की तैयारी करो, मजे से फोड़ो एग्जाम को और IIT में पहुंचो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली बार। अंटिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।